हवाई ताकत, खुफिया एजेंट और अमेरिकी हथियार इसराइल ने ईरान तक ऐसे बनाए अपनी पहुंच। ईरान के साथ इसराइल का संघर्ष कागज पर बहुत बेमेल लग सकता है। 90 लाख लोगों की आबादी वाला इसराइल 8.8 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम एशिया के विशाल देश से भिड़ रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से भी इसराइल ईरान से बहुत छोटा है, लेकिन इसराइल की ताकतवर और अत्याधुनिक सेना उससे कहीं बड़े दुश्मन पर भी उसे हावी करने में सक्षम बनाती है। हालांकि इसराइल के पास ज्यादातर हथियार, लेकिन सारे नहीं, अमेरिका के दिए हुए हैं। पश्चिम एशिया में ताजा हालात में सैन्य संतुलन को लेकर बीबीसी ने एक पड़ताल की है। इसराइल ने अब तक क्या हासिल किया? इसराइल ने तेहरान के हवाई क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। संघर्ष में अब तक इसराइल का हवाई क्षेत्र में पूरा दबदबा रहा है और ऐसा लगता है कि ईरान के पुराने लड़ाकू विमान लड़ाई में हिस्सा लेना तो दूर, टेक ऑफ भी नहीं कर पाए। इसराइल के आधुनिक अमेरिका निर्मित युद्धक विमानों ने कम दूरी से गाइडेड बम गिराए और जाहिर तौर पर मार गिराए जाने की उनमें कोई खास फिक्र नहीं दिखी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के खतरे को पिछले अक्टूबर में इस्राएली हमले में तब नाकाम कर दिया गया जब उसने ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को लंबी दूरी से निशाना बनाया। ताजा संघर्ष में इस्राएली वायुसेना ने जमीनी राडार और लॉन्चरों को निशाना बनाना जारी रखा है। यहां तक कि संघर्ष शुरू होने से पहले ही इस्राएली खुफिया एजेंट ईरान के अंदर घुसकर उसकी जवाबी क्षमताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों ने देश में ड्रोन की तस्करी की, जिसका इस्तेमाल ईरान के बचे हुए एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए किया गया। दूसरी ओर इस्राएली हमलों में ईरानी मिलिट्री कमांडर भी मारे गए, जिससे कि ईरान की ओर से जवाबी हमला प्रभावित हुआ। क्या ईरान अब भी जवाबी हमला करने में सक्षम है? अमेरिकी अनुमान के अनुसार इस्राएली हमले से पहले ईरान के पास पश्चिम एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा भंडार था, जिनकी अनुमानित संख्या 2000 से 3000 थी। हालांकि इस्राएल का दावा है कि उसने इनमें से कुछ को निशाना बनाया है, जिनमें मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने सतह से सतह पर मार करने वाले ईरानी लॉन्चरों में से 1/3 को नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन ये पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। यह इस्राएल के लिए अभी भी सीधा बड़ा खतरा बना हुआ है। ईरान पर हमलों के बावजूद ईरान के पास अभी भी कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें हैं। रूसी नामक थिंक टैंक के जस्टिन ब्रोक का कहना है कि इस्राएल मौजूदा समय में तेहरान के हवाई क्षेत्र पर दबदबे का दावा कर सकता है, लेकिन उसने पूरी तरह हवाई नियंत्रण हासिल नहीं किया है और कम दूरी की मिसाइलों का खतरा अभी भी बना हुआ है। ईरान के सहयोगी कौन हैं और वे क्या कर सकते हैं? ईरान ने कई सालों तक गजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और तकनीक मुहैया कराई है। हालांकि पिछले 2 सालों में इस्राएली कार्रवाई ने इन दोनों की अग्रिम मोर्चों पर चुनौती देने की क्षमता खत्म कर दी है। गजा में हमास लगभग खत्म हो चुका है, जबकि हिजबुल्लाह की ताकत इतनी कम हो गई है कि वह ईरान पर इस्राएल के हमले का जवाब नहीं दे पाया। दूसरी ओर यमन में हूती विद्रोहियों के पास इस्राएल पर मिसाइल दागने की क्षमता है और वे ऐसा कर भी रहे हैं। हूती पर अमेरिका की बमबारी के बावजूद उन्होंने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करके कई रीपर ड्रोन मार गिराए। क्या दूसरे देश भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं? ईरान के पास इस क्षेत्र में पश्चिमी ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता है। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया इस क्षेत्र में पश्चिमी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और अमेरिका और ब्रिटेन इस स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में भी 100 ब्रिटिश सैनिक हैं और उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिटिश वायुसेना के टाइफून लड़ाकू विमानों को साइप्रस भेजा है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज भी हैं और यह संघर्ष जितना लंबा खींचेगा, पश्चिमी सेनाओं के लिए खतरा उतना ही अधिक होगा। ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की भी क्षमता है। ऐसा करना नासमझी होगी, लेकिन अगर तेहरान ऐसा करने का फैसला करता है तो वह कर सकता है। क्या इस्राएल अपने लक्ष्य हासिल कर पाएगा? इस संघर्ष में फिलहाल इस्राएल का पलड़ा भारी है, लेकिन उसकी आगे की सैन्य कार्रवाई अमेरिकी समर्थन पर निर्भर करेगी। इस्राएल को हर साल अमेरिका से अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है और अमेरिकी निर्मित लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले हथियार भी अमेरिका से ही आते हैं। इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से दागी जाने वाली कुछ इंटरसेप्टर मिसाइलें भी अमेरिका में बनी होती हैं। इसके अलावा भूमिगत ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए इस्राएल जिन बनकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें ज्यादातर अमेरिका से ही भेजे गए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके इस्तेमाल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को निशाना बनाने की इस्राएली योजना पर कथित तौर पर वीटो कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने इसराइल को वे हथियार नहीं दिए जो उसे फोर्दो में जमीन के अंदर ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने के लिए जरूरी है। यह विशाल बम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर 13,600 किलोग्राम वजन का है, जिसे केवल USB-2 स्ट्रेटेजिक बमवर्षक विमान ही गिरा सकते हैं। अगर इसराइल को अमेरिकी समर्थन मिलता भी रहे तो भी वह अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएगा। वह अपनी हवाई ताकत का इस्तेमाल करके ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बाधित तो कर सकता है, लेकिन वह उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता। ईरानी शासन को बदलने की इसराइल की उम्मीदें भी पूरी होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में इसराइली हवाई हमले भय, विनाश और खंडहर पैदा कर सकते हैं, लेकिन 2011 में लीबिया और हाल ही में गजा पट्टी में किए गए हमले इस बात के सबूत हैं कि ये सफलता की पूरी गारंटी नहीं है।